Assalamu alaikum everyone. I am Miss Mavish here, lecturer of logic and reasoning. We are discussing the topic deductive and inductive logic. Previously, we have discussed the topic deductive logic. We also see its definition and examples. Today, we will discuss inductive logic, examples of it, and we will also see what is the difference between deductive logic and inductive logic. Inductive reasoning. Inductive reasoning uses a set of specific observations to reach an overarching conclusion. It is the opposite of deductive reasoning. So, a few particular premises create a pattern which gives way to a broad idea that is likely true. डिडक्टिव रीजनिंग में हमने बात की थी कि जर्नल आइडिया से स्पेसिफिक कंक्लूजन की तरफ हमने मूव करना है. मीन्स किसी भी जर्नल आइडिया से एक स्पेसिफिक कंक्लूजन ड्रॉ करनी है. बट इंडक्टिव रीजनिंग डिडक्टिव रीजनिंग के ऑपोजिट है. मीन्स हमने स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से ब्रॉड कंक्लूजन ड्रॉ करनी है. अगर किसी को भी डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग की डिफरेंस या ये बात समझ नहीं आ रही तो वो ये जो एरोज लगे हुए हैं इनसे भी इस बात को अपने माइंड में क्लियर कर सकते हैं कि डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर ये एरो अंदर की तरफ आ रहे थे, इनवर्ड आ रहे थे. बट इंडक्टिव रीजनिंग में यही एरोज ब्रॉड कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, आउटवर्ड जा रहे हैं और एक पिरामिड की शक्ल बन रही है. तो आप यहाँ से भी अपने माइंड में डिफरेंस रख सकते हैं. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग. डिडक्टिव रीजनिंग में हम जनरल आइडिया से स्पेसिफिक आइडिया की तरफ जाते हैं और इंडक्टिव रीजनिंग में हम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से ब्रॉड कंक्लूजन की तरफ जाते हैं. दिस इज कॉमनली शोन यूजिंग अ इन्वर्टेड फ्यूनल or a pyramid that starts at the narrow premises and expanded into a wider conclusion. जो भी मैंने बात की कि हम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से एरोज जा रहे हैं ब्रॉड कंक्लूजन की तरफ, इट्स क्रिएटिंग अ पिरामिड. तो हम कह सकते हैं कि किसी भी नैरो प्रेमिसेस से हम एक्सपैंड हो रहे हैं वाइडर कंक्लूजन की तरफ. देयर इज नो इक्विवेलेंट टू अ सिलोजिज्म इन इंडक्टिव रीजनिंग, मीनिंग देयर इज नो बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मेट. All forms of inductive reasoning though are based on finding a conclusion that is most likely to fit the premises and is used when making predictions, creating generalizations and analyzing cause and effects. All forms of inductive reasoning are based on finding conclusion. Inductive reasoning की जितनी भी forms हैं हम उनसे सिर्फ और सिर्फ conclusion find out करते हैं जो premises से फिट होता है या प्रेमिसेस पे बेस करता है और हम उसे यूज़ करते हैं प्रिडिक्शन करने के लिए. आप इस वर्ड से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं प्रिडिक्शन से कि प्रिडिक्शन सही भी हो सकती है और कभी गलत भी हो सकती है. तो इंडक्टिव रीजनिंग में डिडक्टिव रीजनिंग की तरह ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमारी प्रेमिसेस प्रूव करें हमारे कंक्लूजन को और उसे जस्टिफाई भी करें. इंडक्टिव रीजनिंग में जस्ट हम अपनी प्रेमिसेस से कंक्लूजन को प्रूव करते हैं. वी कांट जस्टिफाई इट बिकॉज इट इज़ प्रोबेबल. वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. इंडक्टिव रीजनिंग इन थ्योरी स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से हम ब्रॉड कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं. लेट्स सी एन एग्जाम्पल. माई नेबर्स कैट हिसेस एट मी डेली. आप फर्स्ट प्रेमिस को देखें, इट्स वेरी नैरो. मैं अगर कोई भी इंसान अपने घर की बात कर रहा है कि मेरे नेबर की जो कैट है हिसेस एट मी डेली, हिसेस जो वर्ड है एक्चुअली ये वर्ड इट्स अ टाइप ऑफ साउंड. जब भी कोई एनिमल, आप किसी भी एनिमल के पास जाते हैं, करीब जाते हैं और वो एनिमल अगर आपको नहीं जानता, आपसे फेमिलियर नहीं है, तो वो एक तरह की साउंड प्रोड्यूस करता है, गुस्से वाली. तो हिसेस का मतलब ये है एक्चुअली. माई नेबर्स कैट हिसेस एट मी डेली. मेरे जो नेबर की कैट है वो हिसेस मुझे अच्छी आवाज़ नहीं देती, मतलब जब भी मैं उसके करीब जाता हूँ तो वो जो है वो अजीब सा साउंड प्रोड्यूस करती है. इट्स मीन शी डोंट लाइक मी. तो ये फर्स्ट प्रेमिस है. एट द पेट स्टोर, अब ये थोड़ी सी ब्रॉड प्रेमिस है फर्स्ट से. ऑल द कैट हिसेस एट मी. पेट स्टोर पे भी जितनी भी कैट हैं वो मुझ पर इस तरह की गुर्राने वाली आवाज़ निकालती हैं. तो ये जो दो प्रेमिसेस हैं,
आप इन प्रीमिसेस को अगर नोट करें तो ये थोड़ी नैरो है, एक घर की है और एक पेट स्टोर की है। हो सकता है क्योंकि उसकी नेबर की कैट है, उससे फेमिलियर नहीं है, इस वजह से वो इस तरह का साउंड प्रोड्यूस करती है, बिकॉज एनिमल लाइक नहीं करते कि अनफेमिलियर लोग उनके करीब आए। और इसी तरीके से पेट स्टोर पे भी जो जितनी भी कैट्स होंगी वो उस इंसान को जानती तो नहीं होंगी, दैट्स वाई मे बी दे हिसेस एट हिम। So the conclusion is therefore all cats probably hates me। तो इसका कंक्लूजन उसने ये निकाला, हो सकता है जितनी भी कैट्स हैं वो मुझसे नफरत करती हैं, मुझे पसंद नहीं करती। तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हो सकता है कि जितनी भी कैट्स उससे अभी तक मिली हैं वो सब उससे फेमिलियर नहीं थी, दैट्स वाई दे हिसेस एट हिम। तो जो इसका कंक्लूजन है हो सकता है कि वो सही भी है और हो सकता है कि वो नहीं है। तो इट्स प्रॉबेबल, हम 100% इसे जस्टिफाई नहीं कर सकते। डिडक्टिव रीजनिंग की अगर बात करें तो वहाँ हमने बात की थी कि हमारी जितनी प्रीमिसेस होंगी वो कंक्लूजन को प्रूव करेंगी और उसे जस्टिफाई करेंगी। अगर आप इस एग्जाम्पल में देखें, इंडक्टिव रीजनिंग के एग्जाम्पल में देखें, तो जितनी भी प्रीमिसेस हैं वो कंक्लूजन को सपोर्ट तो कर रही हैं, प्रूव तो कर रही हैं, लेकिन जस्टिफाई नहीं कर रही। वो इसलिए क्योंकि ऊपर भी कैट की बात हो रही है, नीचे भी कैट की बात ही हो रही है। सो प्रीमिसेस सपोर्टिंग द कंक्लूजन बट नॉट जस्टिफाइंग इट। दैट इज एक्चुअली द मेन डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग में यही डिफरेंस है कि जितनी भी डिडक्टिव रीजनिंग है वो इंडक्टिव रीजनिंग हो सकती है, लेकिन जितनी भी इंडक्टिव रीजनिंग है वो डिडक्टिव रीजनिंग नहीं हो सकती। इफ यू ऑल रिमेंबर दैट। Just as deductive arguments are meant to prove a conclusion, inductive arguments are meant to predict a conclusion। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स में हम कंक्लूजन प्रूव करते हैं, हमारा कंक्लूजन 100% गारंटीड होता है, जबकि इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स में हमारा कंक्लूजन 100% गारंटीड नहीं होता, उसमें प्रोबेबिलिटी होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हम प्रिडिक्ट करते हैं, और प्रिडिक्शन सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। They do not create a definite answer for their premises, but they try to show that the conclusion is the most probable on given the premises। In the previous example, there are several possible factors that could contribute to cat reaction toward the arguer। Perhaps she wear a deodorant that cats doesn't like, or maybe she is hostile toward cats or neglected to mention it. But considering neither of these factors are acknowledged in the premises, these are not considered the most probable conclusions। The most probable conclusion given the premises that have been supplied is that cats hates the arguer। An inductive argument is either considered weak or strong based on whether its conclusion is a probable explanation for the premises। Compare these two inductive arguments। The first is the cost of college has been increasing over the past several decades। एक कॉलेज की फीस है या जो कॉस्ट है उसकी, वो पिछले काफ़ी दहाइयों से इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। Therefore, higher taxes on the rich are probably the best way to help middle class American thrive। तो अगर हम अमीरों पर टैक्स लगा दें तो इस तरीके से हम मिडिल क्लास लोगों की तरक्की में मदद कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल में फर्स्ट प्रेमिस है और सेकंड कंक्लूजन है, जिनका आपस में कनेक्शन हार्डली बन रहा है, कोई कनेक्शन, कोई कोरिलेशन बीच में नजर नहीं आ रहा। On the other side, the past 5 Marvel movies have been incredibly successful at the box office। पिछली 5 मार्वल मूवीज बॉक्स ऑफिस पे काफ़ी हिट रही हैं, उन्होंने काफ़ी बिजनेस किया है। Therefore, the next Marvel movie will probably be successful। तो हो सकता है कि नेक्स्ट मार्वल मूवी भी बॉक्स ऑफिस पे हिट हो और सक्सेसफुल हो। Once again, the reasoning on the left is weak while the right is strong। On the left,
द टू स्टेटमेंट्स मेड आर लाइकली ट्रू ऑन देयर ओन। दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो अपनी जगह पर तो सही हैं, बट द फर्स्ट प्रेमिस डज नॉट प्रिडिक्ट द सेकंड टू बी ट्रू। बट फर्स्ट प्रेमिस कंक्लूजन के ट्रू होने पर सपोर्ट नहीं कर रही। हम कह सकते हैं कि ये एग्जाम्पल वीक है। सिंस देयर इज नो ऑब्वियस कोरिलेशन बिटवीन द टू, और इन दोनों में कोई कोरिलेशन भी नहीं बन रहा, द आर्ग्यूमेंट इज वीक। डेफिनेटली द आर्ग्यूमेंट इज वीक। On the right, the premises identifies a pattern and the conclusion provides a logical continuation of this pattern without exaggeration. Thus, the argument is strong. Second example में दोनों में correlation भी बन रहा है और वो एक दूसरे को support भी कर रहे हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वो argument strong है। दोनों ही एग्जाम्पल्स हैं इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स की, बट इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स में हम ये देखते हैं कि हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है, और हमारा कंक्लूजन, द कंक्लूजन ऑफ द इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट इज प्रोबेबल। वो कभी भी 100% श्योर नहीं होता, वो प्रोबेबल होता है। डिडक्टिव लॉजिक वर्सेस इंडक्टिव लॉजिक। एग्जाम्पल नंबर 1, देयर इज स्मोक देयरफॉर देयर इज फायर। And example number 2, there were 20 persons originally, there are 19 persons currently, therefore someone is missing। ये दो एग्जाम्पल्स हमने पिछले लेक्चर में भी देखी थी। इन एग्जाम्पल्स में से एक एग्जाम्पल डिडक्टिव लॉजिक की है और दूसरी एग्जाम्पल इंडक्टिव लॉजिक की है। आप लोगों को ये बात अच्छे से समझाने के लिए कि व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इंक्लूड इन डिडक्टिव लॉजिक एंड इंडक्टिव लॉजिक। अगर एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करें तो हमने स्मोक देखा और हमने ये इन्फर किया, हमने ये कंक्लूजन निकाला कि वहाँ पर फायर है, लेकिन हम 100% श्योर नहीं है, हमने एक प्रेडिक्शन दी। ऑन द अदर हैंड एग्जाम्पल नंबर 2 में देयर वर 20 पर्सन्स ओरिजिनली, देयर आर 19 पर्सन्स करंटली, देयरफॉर समवन इज मिसिंग। 20 लोग पहले से मौजूद थे, 19 लोग अब मौजूद हैं, तो हो सकता है कि एक इंसान मिसिंग हो। तो इस एग्जाम्पल में दोनों प्रेमिसेस सपोर्ट कर रही हैं हमारी कंक्लूजन को, और ना सिर्फ सपोर्ट कर रही हैं बल्कि जस्टिफाई भी कर रही हैं। तो इन दो एग्जाम्पल्स में से अब बताना मुश्किल नहीं है कि कौन सी डिडक्टिव की एग्जाम्पल है और कौन सी इंडक्टिव की है। डेफिनेटली डिडक्टिव लॉजिक में हम 100% श्योर होते हैं, हम अपने कंक्लूजन को जस्टिफाई करते हैं, और इन एग्जाम्पल्स में से एग्जाम्पल नंबर 2 ही है जो अपने कंक्लूजन को जस्टिफाई कर रही है। अगर बात करें एग्जाम्पल नंबर 1 की, तो उसमें ऑन द बेसिस ऑफ स्मोक हम एक प्रिडिक्शन कर रहे हैं फायर की, तो दैट शुड बी द एग्जाम्पल ऑफ इंडक्टिव लॉजिक, एंड एग्जाम्पल नंबर 2 इज द एग्जाम्पल ऑफ डिडक्टिव लॉजिक। There is an important difference between these two inferences which correspond to a division of logic into two branches. Definitely एक डिडक्टिव लॉजिक की एग्जाम्पल है और एक इंडक्टिव लॉजिक की एग्जाम्पल है, तो इस तरीके से लॉजिक दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। We know that the existence of smoke does not guarantee the existence of fire. It only makes the existence of fire likely or probable. Thus, although inferring fire on the basis of smoke is reasonable, it is nevertheless fallible. Insofar as it is possible for there to be smoke without there being fire, we may be wrong in asserting that there is fire. The investigation of inferences of this sort is traditionally called inductive logic. Inductive logic investigates the process of drawing probable, true, fallible conclusion from premises. Another way of stating this, inductive logic investigates argument in which the truth of the premises make likely the truth of conclusion. अगर हम बात करें इंडक्टिव लॉजिक की, तो स्मोक और फायर की एग्जाम्पल ये वाजे कर रही है कि हम प्रिडिक्शन करते हैं, हमारी प्रेमिसेस का ट्रुथ ही हमारी कंक्लूजन का ट्रुथ बनता है, बट हम 100% श्योर नहीं होते। इंडक्टिव लॉजिक इज वेरी डिफिकल्ट एंड इंट्रिकेट सब्जेक्ट, partially because the practitioners
or experts of this discipline are not in complete agreement concerning with constitutes correct inductive reasoning. Inductive reasoning is often called statistical or probabilistic reasoning and from the basis of experimental science. Considering argument number 2, that is example number 2, in that argument, if the premises are in fact true, then the conclusion is certainly also true. Or to state things in the subjective note, if the premises were true, then the conclusion would certainly also be true. Still another way of stating this, the truth of the premises necessitates the truth of the conclusion. The investigation of this sort of argument is called deductive logic. अगर हम एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें तो प्रेमिसेस सपोर्ट कर रही हैं कंक्लूजन को और प्रेमिसेस ट्रू हैं तो हमारा कंक्लूजन के लिए भी ज़रूरी हो गया है कि वो कंक्लूजन भी ट्रू हो। तो इसलिए इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स की इन्वेस्टिगेशन डिडक्टिव लॉजिक कहलाती है। In deductive logic, the task is to distinguish deductively correct argument from deductively incorrect argument. Nevertheless, we should keep in mind that although an argument may be judged to be deductively incorrect, it may still be reasonable. That is, it may still be inductively correct. हो सकता है कि कोई भी आर्ग्यूमेंट डिडक्टिवली इनकरेक्ट हो, मतलब उसकी प्रीमिसेस उसके आंसर को, उसके कंक्लूजन को 100% सपोर्ट ना करती हों, जस्टिफाई ना करती हों, बट स्टिल वो रीजनेबल तो है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि वो आर्ग्यूमेंट बेशक उसकी कंक्लूजन 100% श्योर नहीं है, इट्स मीन वो डिडक्टिवली इनकरेक्ट है, बट वो इंडक्टिवली करेक्ट है। Some arguments are not inductively correct and therefore are not deductively correct either. कुछ आर्ग्यूमेंट्स इंडक्टिवली ही करेक्ट नहीं होते, सो इट्स मीन अगर वो इंडक्टिवली ही करेक्ट नहीं है तो इट्स मीन वो डिडक्टिवली भी इनकरेक्ट ही है। दे आर जस्ट प्लेन unreasonable. Suppose you flunk into logic and suppose that on the basis of this you conclude that it will be breeze to get into law school. Under these circumstances, it seems that your reasoning is faulty. अगर आम अल्फाज में बात की जाए तो डिडक्टिव लॉजिक में हम जनरल आइडिया से स्पेसिफिक आइडिया की तरफ मूव करते हैं। प्रीमिसेस सपोर्ट करती हैं और जस्टिफाई करती हैं कंक्लूजन को। ऑन द अदर हैंड इंडक्टिव लॉजिक में स्पेसिफिक आइडिया से जनरल आइडिया की तरफ मूव करते हैं और प्रीमिसेस सपोर्ट करती हैं कंक्लूजन को बट उसे जस्टिफाई नहीं करती। डिडक्टिव लॉजिक में कंक्लूजन 100% गारंटीड होता है, जबकि इंडक्टिव लॉजिक में कंक्लूजन प्रोबेबल होता है, उसमें प्रोबेबिलिटी होती है कि वो सही भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। इंडक्टिव लॉजिक में क्योंकि हमारा कंक्लूजन 100% श्योर नहीं होता, इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडक्टिव लॉजिक डिडक्टिव लॉजिक से डिफरेंट है। डिडक्टिव लॉजिक में हमारा कंक्लूजन 100% श्योर होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जितने भी आर्ग्यूमेंट्स डिडक्टिवली करेक्ट हैं, डेफिनेटली वो इंडक्टिवली भी करेक्ट हैं। बट जितने भी आर्ग्यूमेंट्स इंडक्टिवली करेक्ट हैं, ज़रूरी नहीं कि वो डिडक्टिवली भी करेक्ट हों, बिकॉज उनके कंक्लूजन्स प्रोबेबल होंगे, जबकि डिडक्टिव लॉजिक में हमें कंक्लूजन्स 100% श्योर चाहिए। इस बात को ऐसे समझ लें कि डिडक्टिव लॉजिक में जितने भी कंक्लूजन्स होते हैं वो 100% श्योर होते हैं, इसलिए डिडक्टिव लॉजिक इंडक्टिव लॉजिक की डेफिनेशन को सपोर्ट करता है। लेकिन इंडक्टिव लॉजिक में जितने भी कंक्लूजन्स होते हैं वो प्रोबेबल होते हैं, इसलिए इंडक्टिव लॉजिक डिडक्टिव लॉजिक की डेफिनेशन को सपोर्ट नहीं करता। इस बात को आप एग्जाम्पल से समझें तो आपको समझ आ जाएगी कि जितने भी आर्ग्यूमेंट्स इंडक्टिवली करेक्ट हैं वो डिडक्टिवली करेक्ट नहीं है, क्योंकि उनकी कंक्लूजन प्रोबेबल है, जबकि जितने भी आर्ग्यूमेंट्स डिडक्टिवली करेक्ट हैं
वो इंडक्टिवली भी करेक्ट होंगे। आई होप आपको इंडक्टिव और डिडक्टिव लॉजिक की समझ आई होगी। इस लेक्चर को बार बार सुने और इन दोनों को लॉजिक्स को आप एग्जाम्पल्स की मदद से समझने की कोशिश करें। मिक्सअप मत कर दीजिएगा, आपको बस ध्यान लगाने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।